जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। कल बंगाल और तमिलनाडु का तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही था, यानी कि जबरदस्त गर्मी और उमस। लेकिन इस भीषण गर्मी की परवाह वोटरों ने नहीं की। वोटर निकले और खूब निकले। सुबह से ही बंगाल और तमिलनाडु के वोटरों ने मानो ठान लिया था कि आज सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाना है बल्कि इतिहास रच देना है। पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी लंबी कतार को देखकर आंकड़े भी अचरज में पड़ गए। ये सुनामी थी, ये वोटरों की सुनामी थी। इस सुनामी को देखकर चुनावी विश्लेषक भी चकित रह गए। बंगाल में लगभग 93% वोटरों ने मतदान किया। तमिलनाडु में भी 85% वोटरों ने मतदान किया। पश्चिम बंगाल में पहले फेज की 152 सीटों पर वोटिंग हुई है। अगर यही पैटर्न दूसरे और आखिरी फेज की बची हुई 142 सीटों पर रहा तो यह बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा। आपको बता दें कि 2021 विधानसभा चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत लगभग 82% रहा था। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में अब तक कुल 17 विधानसभा चुनाव हुए हैं और इनमें अब तक 4 बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं। आंकड़े बताते हैं कि बंगाल में इनमें से 3 चुनावों में जब वोटिंग 4.5% से ज्यादा घटी है या बढ़ी है तो सत्ता बदल गई। इससे पहले साल 2011 में जब ममता बनर्जी ने लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था, तब वोटिंग प्रतिशत में 2.4% की बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे में यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा या फिर ममता और मजबूत बनकर के उभरेंगी। सवाल यह भी है कि इतनी ज्यादा वोटिंग से बीजेपी या ममता किससे फायदा होने वाला है। बात अगर तमिलनाडु की करें तो यहां भी इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तमिलनाडु के इतिहास में यह अब तक का सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत है। जब भी मतदान में इस तरह का बम्पर उछाल आता है तो इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे होते हैं। आमतौर पर बम्पर मतदान को बदलाव का संकेत माना जाता है। विश्लेषकों की माने तो अगर जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से नाराज होती है तो वो बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट करते हैं। वहीं इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर गहरा है तो सत्ता के पक्ष में भी लहर हो सकती है। इन सभी सवालों का जवाब 4 मई को ही मिल पाएगा, क्योंकि 4 मई को 5 राज्यों के परिणाम घोषित होने वाले हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरीके से पहले फेज में ही पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, इस बार कुछ तो अलग होने वाला है। और क्या कोई सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिलेगा, ये 4 मई को समझ आएगा। बंगाल में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई। कुल 152 सीटों पर मतदान हुआ और लगभग 93% वोटरों ने मतदान किया। अब बंगाल में दूसरे चरण के रण की तैयारी में तमाम राजनीतिक महारथी जुट गए हैं। बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला है और 142 सीटों पर मतदान होंगे। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक दिया है। आज पीएम मोदी की 2 रैलियां बंगाल में होने वाली हैं। पीएम मोदी आज बंगाल के दमदम और जाधवपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दमदम में सुबह 11:30 बजे और जाधवपुर में दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो बंगाल में डेरा ही मानो डाल लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, कल हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे और जो फाइनल वोटिंग परसेंट सामने आया इस बार काफी चौंकाने वाला है। दोनों ही राज्यों की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु, इससे कुछ तो इशारा होता है कि कुछ बदलाव इस बार हो सकता है। कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को मिलेगा 4 मई को। कमलेश, देखिए, इससे पहले कि मैं आपको वोट परसेंटेज की बात बताऊं, उससे पहले एक बात और ध्यान में रखिएगा कि दोनों ही राज्यों में तमिलनाडु में लगभग 48 लाख SIR में लोगों के नाम कटे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लगभग 95 से लगभग 1 करोड़ के आसपास लोगों के नाम SIR के दौरान कटे हैं। और SIR के नाम कटने के बाद जो मतदाताओं की संख्या हुआ है 6 करोड़ 22 लाख के आसपास हुई है। और उस 6 करोड़ 22 लाख में 3.25 करोड़ लोगों ने पहले फेज में मतदान किया, यानी 152 सीटों के लिए जो मतदान हुआ उसमें 3.25 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जिसमें कि पुरुषों की आबादी और महिलाओं की आबादी अनुपातिक रूप पे बराबर के अनुपात में है। ऐसी स्थिति में चूँकि ये कहा जा रहा था कि SIR के करने के बाद अगर इतना वोट परसेंटेज हुआ है 92%,
तो यकीन मानिए अगर 1 करोड़ वोटर आप निकाल दीजिए तो उसमें से ये वोट प्रतिशत है, तो जाहिर सी बात है ये समझने वाले समझ जाएंगे कि ये किस तरफ का ये झुकाव जा रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाला फिगर ये भी है कि जो 16 जिलों में कल मतदान हुए, अगर उनके उन जिलों के मतदान को क्रमशः आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दक्षिण दिनाजपुर जिले में मतदान हुआ, यानी वहाँ 92% के आसपास मतदान हुआ है किसी भी जिलों में सबसे ज़्यादा। और दक्षिण दिनाजपुर इलाका जो है वो हिंदू बहुल इलाका है, 75% आबादी वहाँ हिंदू रहती। वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद का भी इलाका है जहाँ 22 सीटें हैं और 22 जिलों में सिर्फ 2 सीट ही बीजेपी को 2021 के चुनाव में मिली थी। वहाँ जो वोट प्रतिशत है लगभग 90% के आसपास है। तो और मुर्शिदाबाद में लगभग 65% मुस्लिम आबादी है। तो उसी तरह से अगर आपने मूल्यांकन किए होंगे 16 जिलों में लगभग 7 जिले ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। उन मुस्लिम बहुल इलाकों में ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, लेकिन जो हिंदू वोट इलाके हैं उनके कवरेज मुस्लिम वोटों के मुकाबले सिर्फ दक्षिण दिनाजपुर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा उन हिंदू बहुल इलाकों में भी वोट प्रतिशत हुआ है, लेकिन जितना वोट प्रतिशत मुस्लिम इलाकों में हुआ है उसके अनुपात के अनुसार से थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये इस बात का संकेत है कि ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। ध्रुवीकरण एक तरफ तो मुस्लिमों का तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जरूर हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ध्रुवीकरण हुआ है हिंदुओं का भी हुआ है। तो ये वोट किधर गया है ये कहना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी मैंने जैसे कहा कि अगर वोट परसेंटेज को आधार बना लिया जाए। जी कहिए। नहीं, अगर आप वोट परसेंटेज को आधार बना लीजिए तो ये कहना बेहद मुश्किल है कि किसके तरफ वोटिंग गई है, क्योंकि 16 जिलों में लगभग 6 जिले ऐसे थे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे। हांसी उत्तर बंगाल का इलाका, वहाँ बीजेपी को बम्पर वोटिंग मिली है तो वो बीजेपी के लिए सुखद हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ रहा है उस इलाकों में भी जबरदस्त वोटिंग हुई है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सेकेंड फेज का जो चुनाव होगा वो काफ़ी डिसाइडिंग होगा। अगर इस सेकेंड फेज के चुनाव में उसी तरफ से हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ जिस तरह से पिछले पहले फेज में हुआ है तो आप ये संकेत मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये संकेत निकालना बहुत जल्दीबाजी हुई किस दल के पक्ष में ये वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और वो भी तब कमलेश जब बीजेपी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट 0 उतारे गए हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो अभी आंकना जल्दबाजी होगी। बहरहाल अगर आज की बात करें कमलेश तो देखिए चाणक्य बीजेपी के और साथ ही साथ सूबे के मुखिया खुद प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज भी बैक टू बैक रैलियां और जनसभा होने वाली है पश्चिम बंगाल में। देखिए, जो चाणक्य हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के, वो उन्होंने पहले ही कहा था, वो उन्होंने ब्रह्मपुरी के चुनाव में कहा था कि वो 15 दिन तक लगातार कैंप करेंगे। और जो जानकारी है कि 28 अप्रैल तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में ही या कोलकाता के आसपास, क्योंकि दक्षिण बंगाल में चुनाव होना है, दक्षिण बंगाल के 142 सीटों पर चुनाव होना है, इसलिए उसी जगह कैंप कर रहे हैं। और आपने देखा कि कल जब चुनाव का कैंपेन मतदान चल रहा था तो पूरा दिन भर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का जो वार रूम है कोलकाता में बनाया गया, बहुत भारी भरकम वार रूम है, वहाँ बैठे हुए थे। तो निश्चित रूप से वह ग्राउंड जीरो पर वो बैठे हुए हैं और मूल्यांकन कर रहे हैं, हर दिन का फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बैठक उनकी जो 3-4 रैलियाँ वो खुद दिन में करते हैं, रोड शो करते हैं। और प्रधानमंत्री का कल आपने रोड शो देखा तो बड़ा एक रोड शो 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री का है दक्षिण कोलकाता में, जहाँ ये जानकारी मिली कि 9 किलोमीटर लंबा पैदल चलेंगे। प्रधानमंत्री के पैदल चलने की सूचना है, वहाँ पैदल चलने की पैदल यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री। तो ये बीजेपी का प्लान है कि चाणक्य वहीं मौजूद रहें, लगातार कंटिन्यू है, 28 अप्रैल तक वहीं मौजूद रहेंगे। दक्षिण कोलकाता, क्योंकि ये जो कोलकाता प्रेसिडेंसी का जो इलाका है, यहाँ बीजेपी पिछले 2021 के मुकाबले में बेहद आप कह सकते हैं मात्र 2 सीटों पे बीजेपी को जीत मिली थी। 55 सीटों में से मात्र 2 सीटें। ये गढ़ है, ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है, क्योंकि कोलकाता में ही ममता बनर्जी निवास करती है, उनका पैतृक निवास भी यहीं पे है। और पूरा कोलकाता जो सॉल्ट लेक का इलाका है अभिषेक बनर्जी का हिस्सा है, और पूरा कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। तो इस गढ़ में अगर सेंध लगा पाते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि एज हो सकता है। इसलिए बीजेपी को पता है कि रणनीति वो किस हिसाब से चलाते हैं, इसलिए वो लगातार कैंपेन करो। प्रधानमंत्री की भी 2 रैलियां हैं, तो लगातार 28 तारीख से पहले यानी पोल कैंपेन खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां होंगी। और आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने लगभग 12 रैलियां की, तो और सेकेंड फेज में मतलब आज से लेकर के 27 तारीख तक प्रधानमंत्री की
7 से 8 रैलियां इन इलाकों में होगी। तो निश्चित रूप से बीजेपी का पोल कैंपेन जबरदस्त चल रहा। 3 बड़े स्टार कैंपेनर, कमलेश। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, ये 3 बड़े स्टार कैंपेनर बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूरी तैयारी है बीजेपी की। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जल्द वापस लौटती हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने हुगली नदी में पूजा की है। कोलकाता में नाविकों से भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो आपको बता दें, एक तरफ देखिए दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है और आज भी बैक टू बैक रैलियां हैं प्रधानमंत्री मोदी की, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की। लेकिन उससे पहले यह खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने हुगली नदी में पूजा अर्चना की है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए किस तरीके से बोट में सवार होते हुए दिखे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यहां पर जनता के बीच पहुंचे और कोलकाता में नाविकों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देखा गया। देखिए किस तरीके से नाविकों को गले लगाते हुए दिखे हैं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए हुगली नदी की यह तस्वीर है और जहां पर पूजा करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। अब इसको भी समझने वाली बात यह होगी कि क्या इसके भी कुछ राजनीतिक मायने हैं या फिर नहीं। चलिए इसको समझते हैं, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए कमलेश। देखिए हुगली नदी में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं पीएम मोदी और नाविकों से मुलाकात की है। कैसे आप इसे देख रहे हैं? देखिए हुगली नदी लाइफलाइन है बंगाल की, और ये लाइफलाइन इसलिए भी है कि इस हुगली नदी से अब बहुत सारा व्यापार भी होता है। हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह पे आप पहुंच सकते हैं। हुगली नदी से आगे बढ़ेंगे तो आप गंगा सागर पहुंचेंगे। तो हुगली नदी का आर्थिक महत्व भी है, सामरिक महत्व भी है और इसके साथ साथ इसका धार्मिक महत्व भी है। तो अभी जो पूजा अर्चना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो धार्मिक जो महत्व है उसको रेखांकित करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद जो उन्होंने मछुआरों से बात की, तो वो जो लाइफ लाइन है, क्योंकि मोस्टली जो मछुआरे जो हैं कोलकाता के आसपास के रीजन के, वो हुगली नदी में ही मछली मारते हैं और उनका जीवन यापन इसी हुगली नदी से चलता है। और कहा जाता है कि क्योंकि हुगली नदी में जब भी ज्वार भाटा आता है तो आप कोलकाता का जो बंदरगाह है वहाँ तक शिप भी आ पाती है, ये सबको जानकारी है। उसके आगे और हुगली और गंगा का जहाँ संगम होता है वहाँ उस जगह काफ़ी पौराणिक है कि वहाँ पे गंगा सागर का मेला भी लगता है हर 4 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो वहाँ काफ़ी भीड़ भी लगती है, उसका भी धार्मिक प्रतीक है। तो ये प्रधानमंत्री दोनों चीज़ का सामंजस्य बैठा रहे हैं, न केवल आर्थिक सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री धार्मिक प्रतीक का भी सहारा ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से मछुआरा जो वहाँ का लाइफ लाइन है, बड़ी संख्या में मछुआरे वहाँ रहते हैं। चूँकि लगातार ये बात की खबरें आ रही थी कि वहाँ का जो फिशिंग इंडस्ट्रीज़ है अत्याधुनिक नहीं हो पाया, अभी तक भी पौराणिक तरीके से लोग वहाँ मछली मारते हैं, मछली का व्यापार करते हैं। तो प्रधानमंत्री उस बार उन लोगों से बात कर रहे हैं, मछुआ कम्युनिटी से, जो कि मातवा जो संप्रदाय है उनमें ज़्यादातर लोग उसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। 80 भी शेड्यूल कास्ट भी ये हैं। तो ये बड़ी संख्या है इस ऐसे लोगों की। तो प्रधानमंत्री दोनों चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ धार्मिक प्रतीक का भी सहारा है और दूसरी तरफ आर्थिक और वहाँ का जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कमलेश, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वापस लौटती हूं। बंगाल में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई। कुल 152 सीटों पर मतदान हुआ और लगभग 93% ने यानी कि 93% वोटरों ने मतदान किया। अब बंगाल में दूसरे चरण के रण की तैयारी में तमाम राजनीतिक महारथी जुट गए हैं। बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला है और 142 सीटों पर मतदान होंगे। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक दिया है। आज पीएम मोदी की 2 रैलियां बंगाल में होने वाली है। पीएम मोदी आज बंगाल के दमदम और जादवपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दमदम में सुबह 11:30 बजे और जादवपुर में दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो मानो बंगाल में डेरा ही डाल लिया है। आज 10 बजे अमित शाह बंगाल चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इसके साथ ही नॉर्थ 24 परगना और हुगली में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज शाम 5 बजे जगद्दल विधानसभा में अमित शाह रोड शो भी करने वाले हैं। तो बैक टू बैक तैयारियां। और इस बीच हमारे संवाददाता कमलेश जुड़े हुए हैं। कमलेश, देखिए आज 10 बजे अमित शाह बंगाल चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो ये अपने आप में खास हो सकता है कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बोलेंगे, क्योंकि कल देखिए बीजेपी वॉर रूम में भी वो पहुंच गए थे चुनाव के बीच में ही। देखिए मैं एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताता हूं कि इस बार जो पोल कैंपेन चला है पूरी तरह से बंगाल सेंट्रिक एक पोल कैंपेन चला है
और यहाँ तक कि जो बड़ा वार रूम जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल आपको जिन्होंने दिखाई पड़े, वो वही वार रूम है जो, और ये वार रूम पिछले 3 महीने से चल रहा है। यहाँ तक कि मेरी कई दिल्ली के कार्यकर्ताओं से बात हुई जो कल पहले फेज के चुनाव के बाद लौटे हैं, तो निश्चित रूप से ये 1800 लोगों का बड़ा वार रूम है। और इसके अलावा ये वार रूम सिर्फ कोलकाता में नहीं है, और ये हर कंस्टिट्यूंसी में 214 कंस्टिट्यूंसी जहाँ बीजेपी सीरियसली रही हर कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी ने वार रूम बनाया, और हर बार का फीडबैक वहाँ से डेली फीडबैक ये वार रूम के जरिए मिले। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होने वाली है, उसमें निश्चित रूप से मुझे जो जानकारी मिल पा रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो पोल परसेंटेज आज़ादी के बाद सबसे बढ़ा है 93% हुआ है, उसका जिक्र करने वाले हैं, और ये कहने वाले हैं कि बीजेपी की हवा बन रही है, हवा बनी हुई है, जिसकी वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया, और एसआईआर के प्रक्रिया में लगभग 1 करोड़ नामों के छंटने के बाद इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वोट करने आए, तो बीजेपी का दावा ये होगा कि असली में जो लोग हैं उन्होंने वोट किया है। और जो बीजेपी पहले करती रही, जो फर्जी वोटों के आधार पर जो प्रवासी या कह सकते हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा जो वोटिंग कराने की प्रथा थी, उस पर रोक लगी, और ओरिजिनल वोटर्स जो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं वो निकलकर वोट कर रहे हैं, बीजेपी को कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव का प्रतीक है। हो सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसी बात का जिक्र करें। जी बिल्कुल ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।